Hello friends, welcome back to our channel परीक्षा प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। जैसा आप सबको पता है कि हम सेट्स पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा जो पहला है दैट इज़ योर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, तो आप क्लियरली बता दोगे कि सम 29, 30, 40, 50, है ना, सम नंबर्स, तो दैट विल नॉट बी एम्प्टी सेट। बट अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर स्टडी इन क्लास 10th एंड 11th कॉन्करेंटली, तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या तो वो 10th में होगा या 11th में होगा, दोनों ही क्लासों में नहीं हो सकता। तो दैट विल बी योर एम्प्टी सेट, है ना। तो मैं हम क्या, हमारा आंसर क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना, 0 स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी योर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ओनली ब्रेसेस या फिर 5, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि A is a set where x is a real number and x is greater than 1 and smaller than 2। तो क्या ऐसा कोई नंबर बता सकते हैं आप? सॉरी, नॉट रियल तो आपको मिल जाएंगे, नेचुरल नंबर, है ना। तो क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट 5, या हम इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो ये लिखें या ये लिखें, है ना। अगर मैं लिखता हूँ A इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, है ना, एंड दिस इज एम्प्टी सेट एंड दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम देख चुके हैं एम्प्टी सेट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप ज़रा चेक करके देखिए कि इनमें से कौन कौन से एम्प्टी सेट है और कौन कौन से एम्प्टी सेट्स नहीं है, है ना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप। अगर हम देखते हैं अगला टाइप, तो इसके बाद अब देखते हैं कि सेकेंड जो टाइप होता है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। देखिए, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट्स, है ना। नाम से आपको पता चल रहा है ना, फाइनाइट्स, ऐसा सेट्स, है ना, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, डेफिनेट हो, है ना। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट है, तो वो जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि नंबर ऑफ वोवेल्स इन योर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ अगर उसका सेट बनाएंगे तो A, I, O, U, E, ठीक है ना, ये सारे क्या है, वोवेल्स है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा सेट्स में, कि जो सीक्वेंस होता है वो मैटर नहीं करता है ना। आप आगे पीछे E को यहाँ लिख सकते हैं, A को वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है कि हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई रिपीट लिखा हुआ है तब भी हम उसको एक ही एलिमेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैं कहूँ कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होंगे, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, देन 11, तो ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारे सेट्स जो है वो फाइनाइट है ना, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। अब देखते हैं इनफाइनाइट का सीधा सा मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहे हो। तो ऐसा कोई सेट्स बताइए। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर का सेट देख लीजिए, 1, 2, 3 कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक चलता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इंटीजर्स का, ठीक है ना। ये सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट सेट्स भी हैं आपके लिए, है ना। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है ना, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं आपके पास, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, P/Q, x इज इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है।
समझ में आ रही है बात। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में, ठीक, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स टी से डिनोट किया जाता है ना, x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। यूँ कह सकते हो कि रियल नंबर में रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो बचेंगे सारे क्या है वो इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। इसके बाद रियल नंबर आपको पता ही है, ठीक है ना, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका तो पूरा एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 5, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, हाँ, इक्वल सेट्स है ना। थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। देखिए इक्वल सेट का जो कंसेप्ट है ना, इक्वल सेट्स, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि दो सेट्स का कंपैरिजन है ना। तो लेट सपोज मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट है B, इसको ये आपका रोस्टर फॉर्म है, उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज 1 से ग्रेटर एंड इक्वल है एंड 4 से, तो देखिए क्या ये दोनों सेट सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको भी अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही आएगा। देखिए 1 के इक्वल भी लगा हुआ है, तो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 4, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी कि बीच में डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आएंगे। तो ये दोनों यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, a इज टू b, ठीक है। तो ये तो हो गई एग्जाम्पल की। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो कंसेप्ट है हमारा दैट इज़ सबसेट, है ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेट सपोज मैंने कह दिया कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 3 2 1, ठीक है, एंड B इज 1 2 3 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या, दोनों सेट्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल सेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं, देखिए 3 2 एंड 1, है ना। जनरली जब हम नोटेशन में सेट्स का लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी रिपीट हो भी रहा है तो वो हम उसको एक्स्ट्रा एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर A इज़ इक्वल टू B ही होगा, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं अब सबसेट, है ना। सेट चैप्टर का जो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसेट है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं कि A इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड B इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो अब बताइए कि सेट B जो है वो बड़ा हुआ और सेट A जो है उसके सारे एलिमेंट सेट B में होंगे, है ना। या फिर कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट A इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 1 2 3, सेट B जो है वो है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सेट A के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट B में अवेलेबल है। तो यहाँ पर A जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, B का सबसेट। दैट इज़ द सिंबल, जो ये U सोया हुआ है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ A सबसेट ऑफ B एंड B A का क्या होगा, दैट विल बी योर सुपर सेट, है ना। B होगा वो A का सुपर सेट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर खुला मुंह आप समझ जाना, खुला मुंह वहाँ पर बड़ा और जो बंद मुंह है वो छोटा होगा, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स वो B में है अवेलेबल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपकी जो बुक की डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ठीक है, और नहीं आ रही है तो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इफ़ नोटेशन दिया हुआ है A सबसेट ऑफ B एंड वेन एवर एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू A, अगर कोई A को B का सबसेट, ये C नहीं है,
इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ सबसेट। अगर कोई एलिमेंट x में है तो वो किस में होना चाहिए, b में भी होना चाहिए। देन x बिलोंग्स टू b ऑल्सो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, मस्ट, x मस्ट बिलोंग्स टू b, ठीक है। इसको हम एक अलग नोटेशन में भी लिख सकते हैं दैट कि a इज सबसेट ऑफ b एंड x बिलोंग्स टू a, दैट इम्प्लाइज 2, है ना। ये जो सिंबल होता है ना डबल एरो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइज 2, है ना, कि इन दोनों से क्या रिजल्ट बन रहा है, तो दैट विल बी x बिलोंग्स टू b। अगर ये दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि x b से भी बिलोंग करेगा, लेकिन वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है ना। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि b के सारे एलिमेंट a में हो ज़रूरी नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब एक इसमें स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि सपोज a जो है वो है ना b का सबसेट है, ठीक है, और b के एलिमेंट भी सारे a में अवेलेबल है, यानी कि b क्या हो गया, सबसेट हो गया a का। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा सिर्फ एक ही और कंडीशन पे हो सकता है, दैट डबल इम्प्लाइज टू a इज इक्वल्स टू b। डबल इसलिए लिखा है मैंने कि अगर मेरे को दिया हुआ है कि a इक्वल टू b है, तब वहाँ से आप ये रिज़ल्ट भी डिराइव कर सकते हैं, और अगर ये दिया हुआ है तो आप वहाँ से ये रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप वहाँ पर, यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं और वहाँ से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। और वैसे भी आप सोचिए ना कि a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे एलिमेंट a में है, ऐसा कब हो सकता है कि दोनों में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ही नहीं, है ना, जबकि दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ देखिए, एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है ना, मतलब कि b के एलिमेंट्स a से ज़्यादा है, क्लियरली इसका मतलब यह हुआ, तो तब a जो होता है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, एंड b जो होगा वो a का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है ना। जब ये इक्वल नहीं हो तब ही होगा ऐसा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था सबसेट के अंदर, वो ये था कि मैथ्स के जो इनफाइनाइट सेट्स है ना, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, देखते कौन किसका सबसेट है। अब आप मुझे बताइए कि रियल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि उसके अंदर रेशनल भी आता है, नेचुरल भी आता है, तो सारे जो सेट्स हैं कॉम्प्लेक्स के अलावा वो सब रियल नंबर के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। जैसे मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर है जो इंटीजर का भी सबसेट हो सकता है, यस, ठीक है ना। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक और होता है होल नंबर, है ना। होल नंबर क्या होता है, जीरो से, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर जो होगा वो भी आपका सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और होल नंबर और नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि क्यू और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है टी, ठीक है। तो मैं अगर कोई सबसेट नहीं है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, ये सी है इसको, और ये जो साइन है सबसेट का साइन है, तो सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आप थोड़ा सा समझना, और आप कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई कीजिएगा खुद से, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है आपको कि कौन किसका सबसेट होगा। समझ में आ रही है बात। तो आई थिंक आपको सबसेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे अपन डिस्कस करते हैं पावर सेट। चलिए देखते हैं पावर सेट। पावर सेट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेट्स कंसीडर सेट ए, है ना, जिसमें आपके पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब सबसेट हम पढ़ चुके हैं, इसके क्या क्या सबसेट पॉसिबल है ओवरऑल, है ना। चलिए बनाते हैं। देखिए पहला सबसेट तो 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है ना, चाहे आप उसको इससे लिखिए चाहे 5 से लिख दीजिए, मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ दोनों एक ही बात है। तो 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 तो इसका सबसेट है ही है। फिर क्या हो सकता है, सिर्फ 1 या 2 या 3, और क्या सबसेट हो सकते हैं सोचिए, 1 और 2 आ जाए तो भी सबसेट ही होगा ए का, तो
है ना, क्योंकि 1 और 2 इसके पार्ट ही हैं, मतलब इसका टोटल पार्ट्स हिस्से कितने हम बना सकते हैं सबसेट्स के फॉर्म में। फिर देखिए 2 3, फिर 3 1, है ना। आप ये मत कीजिए सर 1 3 भी होता है, मैंने कहा था कि सीक्वेंस डजेंट मैटर इन द सेट्स, एलिमेंट्स के सीक्वेंस, ठीक है ना। इसके बाद और क्या बनेगा, एक तीनों बन जाएगा, देखिए 1 2 3, ठीक है। कितने हो गए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस 3 एलिमेंट्स के सेट के आपके पास कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 8 सबसेट्स। अगर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप इन सबसेट्स के, इन सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट और बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ ए। क्या आपको बात समझ आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट से उनको बना लीजिए। ध्यान रखिएगा 5 को भी इंक्लूड करना है, तो उन सबसेट्स का जो एक बड़ा सेट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इज़ दैट क्लियर? एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। अगर सपोज़ मेरे पास लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ m, मैं m इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि n यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 पावर m। ध्यान रखिएगा हमेशा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर हमें पता करना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे तो उसके कितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3, देखो कितने हो गए, 8। क्या हमारे पास 8 सबसेट्स बने थे इसमें? यस। किसी में अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16, है ना। तो 16 सबसेट्स हमारे पास बनेंगे। बात समझ में आ गई है आपको यहाँ तक? ठीक है। तो पावर सेट भी एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कैसे पावर सेट्स फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ आर। तो देखिए आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेट ए एक्स इज ग्रेटर देन ए and smaller than b where a and b are belongs to real number, ठीक है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि आपको a से b तक, a सपोज कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यानी कि आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इसके बीच के सारे नंबर्स। क्या इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है ना। हम सारे नंबर्स को एक टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते या इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, एक इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंक्लूड है या नहीं है ना, इक्वल टू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये एक ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तो हम इसको लिखेंगे 3 5, ठीक है। इंटरवल्स क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ठीक है। ये आपके पास 4 डायग्राम है। ये कोई सपोज रियल नंबर है ए बी और ए बी, है ना। ये 4 डिफरेंट कंडीशंस है, इसको समझिएगा। देखो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर होल टाइप बनाया हुआ है, यानी कि ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। मुझे जो सिर्फ इंक्लूड करना है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच के नंबर्स है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ। यानी अपन जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ
यहाँ ए और बी को नहीं इंक्लूड करना, ए से जस्ट बड़ा और बी से जस्ट स्मॉलर रियल नंबर्स को काउंट करना। तो इसको जो मैं लिखूँगा इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखूँगा, है ना, दैट इज़ डिनोटेड बाय द स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि मैं इन दोनों को फिलअप कर देता हूँ, यानी कि मुझे ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है, तब इसको कैसे डिनोट करेंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट से यूज़ करेंगे, ए एंड बी, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? क्लोज इंटरवल, है ना। यहाँ पर ए और बी दोनों ही इंक्लूड है। जैसे पिछला वाला एग्जांपल बताया था उसमें अगर ए और बी के साथ में इक्वल टू भी लग जाए तो ये वाला यूज़ होता है। यहाँ की अगर बात करें तो क्या होगा, इसमें सपोज मान लीजिए ये तो इंक्लूड करना है और ये इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या होगा, इंक्लूड जिसको करना है वहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिए और जहाँ इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट लगा लीजिए, यानी कि एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन भी हो सकता है। सिमिलरली मैं इसको कहूँगी, इसको मुझे आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी एंड पर ओपन हो सकता है, किसी भी एंड पर क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब क्या आप इसका रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं? ठीक है, चलिए मैं एक का बना के बता देता हूँ आपको, बाकी आप ट्राई करना। जैसे मैं इसका बनाऊँ, सेट एक्स कोई भी वेरिएबल, एक्स इज़ ए, हम नंबर लाइन पे हमें पता होता है लेफ़्ट वाला जो छोटा होता है, राइट वाला वो बड़ा नंबर होता है, तो ए हमेशा बी से लेसर देन है, तो एक्स जो है ए से ग्रेटर है और बी से स्मॉलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ए के साथ क्लोज है तो मुझे ए के साथ इक्वल टू का भी साइन लगाना है, बी के साथ ओपन है तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। फिर और क्या लिखना है आपको, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, मैथमेटिकली किस सेट से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो मैंने लिखा था वो इसका लिखा था, आपको इसका आपको खुद से एक सेट बिल्डर फॉर्म के इनके सेट बिल्डर फॉर्म को आपको लिख के ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट फेस होता है तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब आपको क्या लगा, जैसे पूरा संसार है ना, अगर हम किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो हमारे लिए जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हम मैथ्स की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली हम छोटी क्लासेस में रियल नंबर्स यूज़ करते हैं, यानी जो भी यूज़ करते हैं उसके बाद प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, है ना, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स के सब सेट्स होते हैं। तो वहाँ पर रियल नंबर को हम एज ए यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपको स्टडी करनी है स्कूल की क्लासेस पर, क्लासेस 1 to से 12 तक, है ना। तो 1 से जो 12 तक की क्लासेस हैं उसके लिए मुझे अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है तो क्या बना सकता हूँ मैं, ऑल ओवर द स्कूल। यस, अगर मुझे किसी सिटी के स्कूल्स के बारे में स्टडी करना है तो मैं एक पूरी सिटी को मैं क्या बना सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमें किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात करनी होती है तो उसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो द बेसिक सेट विच इज़ यूज फॉर सम स्टडी, है ना, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और स्टडी में जितने भी हम सेट्स यूज़ करते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है और थ्योरी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ठीक है। वहाँ से पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया है उसी हिसाब से है। अभी तक की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस हिसाब से आप NCERT क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको उनमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।